जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदसरा त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है लीवरेज। इससे पहले इस बुक से रिलेटेड मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर के वीडियोस प्रोवाइड कराए हुए हैं। आज हम लोग लीवरेज में पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल लीवरेज। इससे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज में आपको पढ़ा चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा था तो पहले उसको देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल लीवरेज। जिसको कहा जाता है वित्तीय उत्तोलक। देखिए, फाइनेंशियल लीवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीजें हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं, सेम चीजें वही हैं। जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मैंने उधर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ाया था, वही यहां पर होती है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है कि व्यवसाय में वित्तीय जोखिम की दर क्या है, कितना ऊंचा है या कितना नीचा है, यह बताता है फाइनेंशियल लीवरेज। देखिए, कुल मिलाकर होता क्या है, जब हम लोग भैया बात लीवरेज की करते हैं तो ये रिस्क ही बताता है। ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिस्क बताता है कितना है, और फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंशियल एक्टिविटी में बताता है कितना रिस्क है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी व्यवसाय में माल खरीदने और बेचने के संदर्भ में होती है, जबकि फाइनेंशियल एक्टिविटी जो होती है ये व्यवसाय का प्रावधान करने के संदर्भ में होती है। तो कुल मिलाकर के जो फाइनेंशियल लीवरेज है यह बताता है कि जो डेट की कॉस्ट है उसको कितना ज़्यादा हमें पेमेंट करना पड़ रहा है और कितना उसमें सेविंग कर पा रहे हैं। जब बात करी जाती है फाइनेंशियल लीवरेज की, और चाहे उधर ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें, दोनों में ही हमारा फोकस ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए और इक्विटी शेयर होल्डर्स को जितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है मार्केट में, कम से कम उतना लाभ जरूर दिया जाए। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या बताती थी कि इक्विटी की कैपिटल कम रखो और डेट कॉस्ट कैपिटल ज़्यादा रखो। इससे क्या होगा, डेट पर जितना इंटरेस्ट आप चुका देंगे उतना टैक्स का सेविंग हो जाता है, और उस टैक्स सेविंग की वजह से आपके पास ज़्यादा पैसा बच जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। इस तरीके से आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को जितना रेट मार्केट में चल रहा है उससे ज़्यादा का पेमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी ग्रोथ मार्केट में बढ़िया हो जाएगी। यही फाइनेंशियल लीवरेज बताता है। तो इसको चेक कैसे करेंगे चल के, देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो देखो, जब हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज की बात करेंगे तो इधर पर्टिकुलर्स और इधर अमाउंट। सबसे पहले होता है EBIT, जो हम लोग उधर पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग लीवरेज में कि EBIT वहां का सबसे लास्ट पॉइंट होता है। सबसे पहले सेल्स, फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट बराबर EBIT, और यह EBIT से प्रारंभ होता है। तो EBIT मान लो 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख रुपए। इस 10 लाख रुपए में से सबसे पहले माइनस किया जाता है ENT, मतलब पूरा लिख देते हैं, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। मान लीजिए कि 5% के डिबेंचर्स हैं आपके पास, 5% ऑफ 40 लाख, 40 लाख रुपए का डेट है आपके पास में 5% वाला। तो 2 जीरो हटा दीजिए यहां से, 5 चुक्कू 20, 2 लाख रुपया आपका इंटरेस्ट में चला जाएगा। यहां से माइनस करिए, कितना बचेगा? 8 लाख रुपया बचेगा। ये 8 लाख रुपया जो बचा आपका, इसमें इंटरेस्ट निकल गया है। EBIT में से I हटा दो, ये बचेगा EBT अर्थात अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अब टैक्स हटा दो, टैक्स कुछ न दिया गया हो तो इसको 50% मानते हैं। तो टैक्स 50% के हिसाब से 4 लाख रुपए का बन जाएगा। यहां पर कितना बचेगा? 4 लाख रुपया बचेगा। अब इसमें से टैक्स भी हट गया तो क्या बचा? अर्निंग बिफोर। अर्निंग बिफोर थोड़ी होती है, इसको कहते हैं EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, जो अर्निंग आफ्टर टैक्स होती है इसमें से प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड्स दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स, चलिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स कितना मान लेते हैं? 10% मान लेते हैं। 10%
ऑफ 10 lakhs, 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है। 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को चला जाएगा। किस तरीके से? डिविडेंड्स के तौर पर। कितना बचेगा? 3 लाख रुपए बचेगा। इसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको कहते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब मान लो आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी दिए हुए हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ये दिए हुए हैं 10,000। तो आपसे लास्ट में सबसे बात आता है कि ईपीएस क्या होगा, अर्निंग पर शेयर क्या होगा। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बराबर जो आती है वैल्यू उसको कहते हैं ईपीएस। तो 4 जीरो ये काट दीजिए, 4 जीरो ये काट दीजिए, 30 रुपीज पर इक्विटी शेयर। एक इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है? डिविडेंड्स। 30 रुपए का डिविडेंड्स उसको मिल रहा है पर शेयर। इस तरीके का फॉर्मेट हमारा चलता है, हम लोग ईपीएस तक आते हैं। अब इसी में हमारा पूरा फाइनेंशियल लीवरेज और इसके बाद जो कंबाइंड लीवरेज पढ़ेंगे वो भी यहीं तक कैलकुलेशन हो जाएगी। अब बात आती है कि आखिर हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट कैसे करेंगे? फॉर्मूला बताइए सर जी। तो फाइनेंशियल लीवरेज को एफएल कहते हैं, कल बता चुके हैं। फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो ईबीआईटी से स्टार्ट होता है, ईपीएस तक आता है, या ऐसे कहें प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स तक आता है। जैसे मैंने आपको ऑपरेटिंग में बताया था कि कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में ये अनुपात बताता है कि क्या है। इसी तरीके से ईबीआईटी और प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में रेशियो बताता है फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसके अलग अलग कंडीशंस बनेंगी। फर्स्ट कंडीशन, कंपनी के पास में इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डेट। अगर ऐसा हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इस कंडीशन में एफएल बराबर ई बी आई टी अपॉन ई बी आई टी माइनस आई एन टी। आई एन टी का मतलब इंटरेस्ट। देखिए अगर ऐसा हुआ तो ईबीआईटी में से क्या निकलेगा? केवल इंटरेस्ट निकलेगा, बाकी जो बचेगा वो किसको मिल जाएगा? वो किसको मिल जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा, ठीक है ना। और इस पर टैक्स सेविंग भी हो जाती है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला रहेगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन, अगर कंपनी के पास में केवल इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, तो ऐसा अगर हो रहा है तो आप कहेंगे एफएल बराबर ई बी आई टी अपॉन ई बी आई टी माइनस पी डी अपॉन 1 माइनस टी आर। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जितना देते हो उस पर आपका टैक्स सेविंग नहीं होता है, जितना डिविडेंड दे रहे होते हो ठीक उतना ही टैक्स भी आपका जाता है। देखो टैक्स घटाने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर डिविडेंड दिया जाता है, तो इसका मतलब इससे पहले की वैल्यू कुछ और रही होगी। तो अगर केवल इक्विटी और डिविडेंड से प्रेफरेंस शेयर है तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मोस्टली व्यवहार में जब देखेंगे तो हमको तीनों मिलेगा, इक्विटी भी मिलेगा, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डेट, तीनों मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो इतना हिस्सा इसका ले लेंगे, इतना हिस्सा इसका ले लेंगे, फिर फॉर्मूला बन जाएगा। तो एफएल बराबर ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी 1 माइनस टीआर, इस तरीके से। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने का तरीका होगा वो ये वाला है। देखो ये वाला हमारे पास में डेट भी है और प्रेफरेंस भी है। इक्विटी तो होगी ही होगी, देखो इक्विटी तो सब में हमने लिया है, इक्विटी के बिना तो कंपनी ही नहीं बनेगी, वो तो होगी होगी। तो इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा? इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ईबीआईटी कितना है? 10 लाख रुपए, 10 लाख, यहां पर भी 10 लाख, इसमें से इंटरेस्ट हमारा जा रहा है 2 लाख रुपए,
और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स हमारा जा रहा है 1 लाख। 1 माइनस TR का मतलब है 1 माइनस 0.5, ठीक है ना। तो जब भैया 1 माइनस 0.5 करेंगे तो यहाँ पर 0.5 बचेगा, और 0.5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि यहां पर ये 10 लाख और ये 2 और 2 4 लाख यहां से माइनस हो जाएगा। तो 10 लाख माइनस 4 लाख बराबर यहां कितना बचेगा, 6 लाख। समझ गए ना। 10 में से 2 गया 8 और फिर 8 में से 2 गया तो 6। इस तरीके से ये निकल जाएगा। तो 10 लाख बटे 6 लाख, मतलब ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5 जीरो कटेंगे ना, तो ये हमारा 10 बटे 6 हो जाएगा। तो 6 एकन 6 और बचेगा 4, 6 छाक 36, 1.67। ओके, 1.67 ये हो जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज। इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज को। अच्छा, अब बात आती है कि सर उधर आपने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी बताई थी, तो यहां पर इसकी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज DFL, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो वहां क्या था, EBIT और सेल्स में क्या चेंज करते तो EBIT में क्या चेंज आ रहा था, सेल्स में क्या चेंज करते तो EBIT में क्या चेंज आ रहा था, इसको जान रहे थे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। यहां पर क्या होता है, EBIT में कितना चेंज आता है तो उसका EPS पर क्या फर्क पड़ता है, अर्थात EPS और EBIT के चेंज को हम लोग जानते हैं तो उसको कहते हैं DFL। अर्थात इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, परसेंटेज चेंज इन EPS, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये DFL का फॉर्मूला बनेगा। यहां हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास में एक ही वैल्यू है, और एक वैल्यू पर चेंज कैसे देखेंगे। चेंज देखने के लिए कम से कम हमारे पास में 3 वैल्यू होनी चाहिए, एक को आधार माने और 2 पर उसका आधार मान करके हम लोग कैलकुलेशन करके देखें, तो तभी तो पता चलेगा कि चेंज हुआ क्या है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिसमें परफेक्ट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ऑपरेट फाइनेंशियल लीवरेज क्या निकलेगा और DFL क्या निकलेगा और कैसे कैसे रिस्क का लेवल तय किया जाता है। तो देखिए भैया, हम लोगों ने ये क्वेश्चन सेट कर लिया है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐसी है, अर्निंग दी गई है, अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट 80,000 है। 5% डिबेंचर 4 लाख रुपए के हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर 2 लाख के हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 के हैं। और 2 कंडीशन भी हमको बताई गई हैं। एक फर्स्ट सिचुएशन है जिसके अंदर में हमको 60,000 का EBIT बताया गया और दूसरी में 1,40,000 का EBIT बताया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इससे पूरी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करी जाएगी। तो यहाँ पर 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग। पर्टिकुलर्स, यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंडीशन, यहाँ पर फर्स्ट केस और यहाँ सेकंड केस। देखिए सबसे पहले हमको चाहिए EBIT। तो यहाँ तो हमको बताया गया 60,000 EBIT है और यहाँ बताया गया है 1,40,000 है, लेकिन यहां क्या है ये एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्निंग बिफोर टैक्स तो है लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट है, और हमको चाहिए होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों बिफोर। तो अगर इंटरेस्ट इसके अंदर इसके साथ हम जोड़ दें, अगर इसके साथ इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाए तो ये बिफोर बन जाएगा। देखो 5% के डिबेंचर हैं 4 लाख के, ठीक है ना। कितने हैं? 4 लाख के हैं, तो 4 लाख का 5% कितना होगा? 20,000 होगा, और 80,000 वो पहले से दिया हुआ है। 80,000 के साथ आप 20,000 और जोड़ दें तो कितना बन जाएगा? 1 लाख रुपए यहाँ पर निकल के ये आएगा। बात क्लियर हो गई? अब आगे चलते हैं और इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट माइनस करिए। डिबेंचर है 4 लाख के, 5% का दिया जाता है इंटरेस्ट, तो ये 20,000 रुपए इंटरेस्ट सब कहीं आएगा।
20, 20, 20 और 20 माइनस करिए, यहाँ पर बचेगा 80, यहाँ पर बचेगा 40 और यहाँ पर बचेगा एक 20। अब इसमें से टैक्स माइनस, इसको क्या कहेंगे? अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक ना, इंटरेस्ट निकल गया है। अब यहाँ से आप टैक्स माइनस कर दीजिए, टैक्स एट द रेट 50%, कुछ ना कहा गया हो तो 50% होता है। 80,000 का 50% 40,000, यहाँ पर 20,000 और यहाँ पर भी इसका 50% कितना? 60,000। तो यहाँ बचेगा 40,000, यहाँ बचेगा 20,000 और यहाँ बचेगा 60,000। इसको क्या कहेंगे? EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स 2 लाख रुपए का 10% मतलब 20-20 हजार रुपये सब कहीं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स जाएगा। 20-20 और 20। अब बताओ, तो यहां पर बचेगा 20,000, यहां पर नील हो जाएगा और यहां पर बचेगा 40,000, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। अब ईपीएस निकाल दो, ईपीएस बराबर प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो कितना आएगा भैया? इसको 10,000 से भाग करेंगे, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर नील हो जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये ईपीएस आ जाएगा, है ना। बात क्लियर हो रही है। अब एफएल बताइए सर क्या आएगा? एफएल क्या आएगा तीनों ही सिचुएशन में? तो एफएल कैलकुलेट कर लीजिए भाई। एफएल बराबर क्या होता है? यहाँ क्या होगा? EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस PD 1 माइनस TR। तो फर्स्ट जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है हमारी फर्स्ट वाली, उसमें देखो क्या होगा? EBIT है हमारा 1 लाख, ठीक है। इसके बाद में ये 1 लाख नीचे भी रहेगा, इसमें से इंटरेस्ट जा रहा है 20,000 और टैक्स प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जा रहा है 20,000, लेकिन ये 0.5 अपॉन में हो जाएगा, तो इसको पूरा सॉल्व करके ये 40,000 बन जाएगा, है ना। तो अब सॉल्व करिए, तो फर्स्ट सिचुएशन में हमारी 1 लाख EBIT है और अपॉन में 1 लाख में से 20,000 इंटरेस्ट जाएगा और 20,000 प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जाएगा, लेकिन 20,000 टैक्स का भी जाएगा। ये भी तो ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां देखो ये दोनों वैल्यू चली गई तभी तो नील हुआ। अगर 20,000 जाता तो बच जाता। 20 और 40 60,000 चले जाएंगे, तो यहां बचेगा 40,000, तो बराबर 2.5 आ जाएगा ये। अब हम लोग देखें थे कि फर्स्ट केस में क्या बात आएगी। तो फर्स्ट केस में हमारा 60,000 रुपये EBIT है अपॉन 60,000 माइनस 20,000 और माइनस फिर वही 40,000, वो तो वही रहेगा। ये केवल यहाँ चेंज होंगी, ये सेम वैल्यू रहेंगी जो ऊपर आई हैं निकल के। तो 60 में से 60 जाएगा, ये तो नील हो जाएगा, यहाँ एफएल है ही नहीं, ठीक है। अब अगर इसके बाद हम लोग सेकंड केस की बात करें तो 1,40,000 अपॉन 1,40,000 माइनस 4 2 6 60,000, ये माइनस करो तो यहाँ 14 से 6 जाएगा 8, यहाँ बचेगा नीचे हमारा 80,000 और 1,40,000 को 80,000 से भाग करोगे तो 8 1 8 और बचेगा आपका यहाँ पर 6, 8 से 14 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। तो 8 7 56 8 7 56 और 8 पंचे 40, 1.75। फिर से बात आती है, देखिए आपका फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ पर आ रहा है 2.5, यहाँ पर नील हो जा रहा है और यहाँ पर आ रहा है 1.75। जहाँ फाइनेंशियल लीवरेज लो होता है वहाँ पर EPS हाई होता है, जहाँ फाइनेंशियल लीवरेज लो होता है वहाँ EPS हाई होता है, जहाँ फाइनेंशियल लीवरेज हाई होता है वहाँ EPS कम होता है। बात क्लियर है।
अगर फाइनेंशियल लीवरेज हाई है तो ईपीएस कम होगा, और अगर फाइनेंशियल लीवरेज लो है तो ईपीएस हाई होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इनको डेट की सेविंग मिलने लगती है। यहाँ ईबीआईटी बढ़ रहा है लेकिन इनके ऊपर जो लोड आ रहा है इंटरेस्ट का वो मिनिमाइज हो रहा है, वो कम हो रहा है उसकी अपेक्षा जितना ये कमा ले रहे हैं। बात क्लियर है? इस वजह से यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ जाती है। अब फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ देख लेते हैं कि DFL क्या आएगा। DFL परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। देखो परसेंटेज चेंज इन EPS देखते हैं पहले। EPS क्या है हमारा यहाँ 2, और इसको देखो यहाँ पर, तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ क्या हो गया, तो 2 में से मतलब पूरा 2 माइनस में आप चले गए, तो 2/2 गुणे 100, मतलब आप 100% माइनस में हैं। और यहाँ का देखें आप, तो यहाँ 2 था, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ आप प्लस में आ गए, 2/2 गुणे 100 बराबर आप 100% पॉजिटिव में हैं। तो यहाँ -100% है और यहाँ +100% है EPS का चेंज। अब EBIT का चेंज देखिए आप, यहाँ पर जब हम लोग आएंगे तो 1 लाख से 60,000 आ गए, 1 लाख से 60,000 आए, मतलब 40,000 माइनस में गए। तो 40,000 बटे 1 लाख बराबर कितना आएगा, 40% माइनस में चले गए, और यहाँ पर 40% पॉजिटिव में चले गए। बात क्लियर? अब हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो परसेंटेज चेंज इन EPS क्या हुआ है, -100 चले गए, और यहाँ क्या है -40। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप 2.5 टाइम्स एडवर्स है और यहाँ 2.5 टाइम्स फेवरेबल है आपके। ये तो होना ही है। जहां जहां ऐसा होगा, जहां जहां आपको फिक्स्ड एक्सपेंस की सेविंग मिलने लगेगी, वहां आपकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट एनालिसिस हो गया है फाइनेंशियल लीवरेज का, और ऑपरेटिंग लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज दोनों को मिलाते हैं तभी बन जाता है कंबाइंड लीवरेज। हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे कंबाइंड लीवरेज क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। जैसा भी समझे हैं अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भी पहुंचाया करें। और यदि हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके।